क्लास 9 के स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। इसके पहले भी आपको इतिहास अध्याय 2 के संबंध में बताया जा चुका है। पुनः आज अध्याय 2 यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति के संबंध में आपको बताएंगे। जैसा कि यूरोप यूरोप में एक सामाजिक परिवर्तन के लिए क्रांति हुआ था और उस परिवर्तन में वहाँ बहुत सारे से अधिकार यूरोप के लोगों को प्राप्त हुआ था। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि विश्व का मानव मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। कहीं भी कोई घटना घटित होता है उसका किसी न किसी रूप में प्रभाव विश्व के तमाम लोगों पर पड़ता है। तो यूरोप में जो परिवर्तन के लिए जो क्रांति हुआ और इस क्रांति के परिणाम स्वरूप यूरोप में परिवर्तन भी हुआ। उस समय यूरोप महादेश में 3 विचारधारा के लोग रहते थे। एक पहला उदारवादी, दूसरा रेडिकल और रूढ़िवादी। अब यहाँ उदारवादी विचारधारा के लोग जो थे वे एक ऐसे राज्य का कल्पना करते थे जिसमें सबको स्वतंत्रता मिले, सबको आज़ादी मिले, सबको एक बराबर समझा जाए। यानी कोई किसी के साथ अत्याचार न करे, कोई किसी के साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार न करे। इस प्रकार के विचारधारा रखने वाले उदारवादी समूह के लोग थे यूरोप महादेश में। दूसरे रेडिकल समूह के लोग जो थे वो सामाजिक परिवर्तन के मूड में थे कि पूर्ण रूप से समाज में बदलाव होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। तीसरा रूढ़िवादी विचारधारा के लोग जो थे वे यानी रूढ़िवादी यानी पुरानी जो विचारधारा है, सिद्धांत है, उससे ये लोग सहमत थे। ये लोग परिवर्तन के पक्ष में थे लेकिन पूर्ण परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। कुछ परिवर्तन होना चाहिए, कुछ परिवर्तन नहीं होना चाहिए। लेकिन रूढ़िवादी विचारधारा के लोग भी जो थे जन्म सिद्ध जो विशेषाधिकार है उसके पक्ष में ये लोग भी नहीं थे। ये विशेषाधिकार अंत होना चाहिए। इस प्रकार के विचारधारा के लोग यूरोप महादेश में थे और इस प्रकार वहाँ पर क्रांति हुआ। क्रांति के परिणाम स्वरूप बदलाव हुआ, परिवर्तन हुआ। इस प्रकार का उथल पुथल यूरोप में चलता रहा। पुनः जैसा कि रूस जो यूरोप महादेश का एक देश है, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के में रूस का भी नाम आता है। रूस पहले से भी गरीब देश था। गरीब राष्ट्र का पहचान होता है
कि जिस राष्ट्र में के लोग अधिक से अधिक संख्या में अपने जीवन निर्वाह कृषि से करते हैं वह गरीब राष्ट्र है। तो उस समय रूस में 70 से 80% लोग अपने जीविका के लिए कृषि पर निर्भर रहते थे। रूस अन्य देशों का अनाज का एक निर्यातक देश था, और जबकि फ्रांस या अन्य जो विकसित धनी देश थे वहाँ पर मात्र 40 से 50% लोग ही कृषि पर निर्भर थे। और इस प्रकार से रूस का सामाजिक व्यवस्था था, शासक निरंकुश था, किसानों से कर्ज वसूलता था, और इस प्रकार से वहाँ की जनता का आर्थिक स्थिति काफी कमजोर था। चर्च के लोग भी कर वसूला करते थे। इस तरह से रूस जो पहले से कर्ज से डूबा हुआ था, पुनः प्रथम विश्व युद्ध होने से और अधिक कर्ज में डूब गया। अब यूरोप महादेश, जहाँ एक धनी संपन्न महादेश में गिनती आता था, वहाँ अब एक कर्जदाताओं का देश बन गया, कर्ज लेने वाले का महादेश बन गया। इस प्रकार की रूस के यानी 90% जनता निर्धनता रेखा से नीचे का जीवन यापन करते थे। तो इसके कारण लेकिन मार्क्स लेनिन अपनी नई विचारधारा को लेकर रूस में आया और अपने पक्ष में अपने विचारों से लोगों को अवगत करा करके और अपने पक्ष में किया। और इस तरह से जब मार्क्स लेनिन के विचारों से अधिक लोग सहमत हो गए, तो जो रूस में 3 वर्ग में वहाँ के समाज लोग बटा हुआ था, वह मार्क्स लेनिन के नेतृत्व में 2 वर्गों में बट गया। एक वर्ग का नाम पूंजीपति वर्ग, बुर्जुआ वर्ग रखा गया, दूसरा गरीबों का। अब इसमें गरीबों का संख्या ज़्यादा, अमीरों का संख्या कम हो गया। तो इस तरह से मार्क्स लेनिन का ऐसा मानना था कि ये पूंजीपति वर्ग के लोग जो होते हैं वो क्रूर होते हैं, निर्दयी होते हैं, निरंकुश होते हैं, और इन्हें अपने संपत्ति से उतना अधिक लगाव होता है कि अपने जीते जी अपने संपत्ति को त्याग नहीं सकते हैं। अपने पुत्र को त्याग सकते हैं लेकिन संपत्ति को त्याग नहीं सकते हैं। इसलिए मार्क्स ने कहा कि पूरा रूस के जो पूंजीपति वर्ग के लोग हैं उनको घेराबंदी करके 6 इंच छोटा कर दिया जाए, और यानी 6 इंच यानी गर्दन को काट दिया जाए। और इस तरह से गरीबों और पूंजीपतियों में रूस में 1917 में एक खूनी क्रांति हुआ, और इस क्रांति के बाद रूस के सारे पूंजीपति वर्ग के लोगों को हत्या कर दिया गया, खून का नदी बहा रूस में। और इस तरह से रूस की शासन व्यवस्था में बदलाव हुआ, परिवर्तन हुआ, और बदलाव के बाद रूस का जो साम्यवादी पार्टी था, जो सोशलिस्ट पार्टी था, वह शासन पर स्थापित हुआ, गद्दी पर बैठा, और गद्दी पर बैठने के बाद मार्क्स लेनिन इसका नेतृत्व करने लगा। मार्क्स लेनिन के नेतृत्व में कुछ ही दिनों के बाद मार्क्स लेनिन का देहांत हो गया, मृत्यु हो गया, और मृत्यु होने के बाद पुनः
स्टालिन रूस की गद्दी पर बैठा। मार्क्स लेनिन के समय रूस की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर था। संतोषजनक रूस में विकास नहीं हो पाया था। स्टालिन के गद्दी पर बैठने पर रूस कर्ज से दबा हुआ था। इस कर्ज से उबारने के लिए स्टालिन ने कुछ अपना नियम नीति बनाया और ऐसा सोचा कि विकास का जड़ जो है वह शिक्षा है, शिक्षा से ही विकास संभव है। और इस तरह से अपने कुल आय का 70% वह बजट शिक्षा पर व्यय करने का संकल्प लिया। और इस तरह से रूस में जहाँ हमारे विद्यालयों में केवल बेंच टेबल कुर्सी ही दिखाई पड़ता था, वहाँ अब रूस में बच्चों का संख्या दिखाई पड़ने लगा। और इस तरह से रूस के विकास का श्रेय मार्क्स स्टालिन का जाता है। और स्टालिन के नेतृत्व में रूस काफी विकास हुआ, कर्ज से उबरा और एक धनी और एक महाशक्ति बनकर के उभरा। तो इस तरह से रूस में शिक्षा का विकास हुआ और विकास के बदौलत रूस का आर्थिक स्थिति परिवर्तन हुआ और महाशक्ति बना। अठारह सौ 50 से 1880 तक रूस में समाजवाद पर बहस 1898 में रूस में सोशल वर्क पार्टी का जी
जाके इसको याद कर लेना है। पुनः एक और 3 एक्सरसाइज को भी आप ध्यान से देखेंगे, इसलिए कि ज़्यादातर क्वेश्चन आपको 1 और 3 से आएगा। आज इतना ही। थैंक्स।